मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम अपनी अकाउंटेंसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हम अपनी फर्स्ट वीडियो देंगे। वो चैप्टर है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई क्लास 12th में 10 नंबर के लिए आता है और आगे भी आपकी कॉमर्स जर्नी में ये चैप्टर बहुत काम आता है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती ही क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें एक सेक्शन 8 गिवन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जिसका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। जैसे कि कोई ओल्ड एज होम पेंशन हो, या फिर हमारे पास कोई जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सोशल इंस्टीट्यूट बनाया गया हो, जिसमें जो है जिनका मेन काम सिर्फ क्या है, सोशल वेलफेयर है, नॉट प्रॉफिट मोटिव। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हम अपने आस पड़ोस में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो गर्ल्स की जो है मतलब जिनके कोई पेरेंट्स ना, उनकी शादी के लिए कोई संस्था बनाई गई हो, या फिर जो है अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई संस्था बना दी हो, बूढ़े जो माँ बाप होते हैं जिनको कुछ बच्चे छोड़ देते हैं उनके लिए एक संस्था बनाई गई हो। तो इस टाइप की संस्था को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं से रुपए का तो अरेंजमेंट करती ही है। जैसे हम कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से भी कई तरह के ग्रांट बेनिफिट वगैरह मिलते हैं। इनको जो है कोई इंडिविजुअल पर्सन भी डोनेशन दे करके जाता है, तो इनको रुपए का तो सोर्स होगा तभी ये लोग काम कर पाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं से रुपये आ रहे हैं, इन रुपयों को आप जहां पर भी खर्च कर रहे हैं, आप इसका कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड कराएंगे, हमें देंगे कि आप इन रुपये को कहाँ से ला रहे हैं और इन रुपयों को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट इन्हें बना करके देनी पड़ती है। तो इन्हें भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। हमारे पास में अगर हम अकाउंट की बात करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कितनी तरह के अकाउंट बनते हैं, तो आइए उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट अंडर एनपीओ हमारे पास 3 टाइप्स है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट। हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये 3 अकाउंट हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देख चुके हैं। बट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट होता है वो हमारा कैश बुक के नाम से या कैश अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट अकाउंट जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और बैलेंस शीट नॉन प्रॉफिट में भी सेम है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम है। तो आइए मैं सबसे पहले इन्हीं तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूंगा। ये आपको बहुत मददगार होगी जब भी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो एक चीज याद रखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका जो नेचर है वो रियल अकाउंट का नेचर होगा। रियल अकाउंट हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए होंगे। थोड़ा जो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं पर्सनल इम्पर्सनल, उसमें रियल इम्पर्सनल का पार्ट होता है। रियल अकाउंट मेनली किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है ना। कैश बुक का भी हमारा रियल का ही नेचर होता है, बिल्कुल सही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो डेबिट साइड होगी वो रिसिप्ट के लिए होगी और जो उसकी क्रेडिट साइड होगी वो उसके पेमेंट के लिए होगी। क्लियर है इतनी चीज। आइए, डेबिट साइड में जब आप रिसिप्ट करेंगे तो वो रिसिप्ट चाहे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो या वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो या रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, शुड बी रिकॉर्डेड, वो आपकी रिकॉर्ड की जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैपिटल और रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट क्या है, कई बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो ऐसी रिसिप्ट होती है जो आपको कभी कभार होने वाले प्रॉफिट से मिली है। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग बेच दी हो, उससे आपको कोई रुपया मिला हो, तो वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, समझ रहे हैं। कभी कभार होने वाली रिसिप्ट, कोई प्लांट आपने बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच करके आपको रुपया मिला है, कोई फर्नीचर बेच के कोई रुपया मिला है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, ठीक है। इसमें भी आपके पास में जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई,
डेली डेली तो नहीं मिलती है। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल गया किसी स्पेशल पर्पज के लिए, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि वो डेली नहीं मिलती। अब बात आती है रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट। रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो डेली बेसिस पे मिलती रहती है। जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स बेचते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, वो गुड्स अगर हमने बेची है, जैसे कि मान लीजिए मेरी जनरल शॉप है और वहां पे मैं जो है चीनी गेहूं चावल बेचने का काम करता हूं, तो उन्हें बेच करके जो रुपया मिलेगा वो मेरी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होगी, मतलब डेली बेसिस पे मिलता है। जैसे इंटरेस्ट का मिलना, कमीशन का मिलना, ये रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट कौन सी होगी? सब्सक्रिप्शन, ठीक है, चंदा, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रिवेन्यू नेचर की एक बड़ी रिसिप्ट होगी, ठीक है ना, तो वो इसमें लिखा। अब बात करते हैं इसकी पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में हमेशा याद रखना कि कोई भी पेमेंट हो, लाइक कैपिटल नेचर की पेमेंट हो या फिर रिवेन्यू नेचर की पेमेंट हो, कैपिटल नेचर की पेमेंट हो या रिवेन्यू नेचर की पेमेंट हो, शुड बी रिकॉर्डेड, उसे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा जी कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर की पेमेंट क्या होती है, रिसिप्ट तो समझ आ गया। कैपिटल नेचर की पेमेंट होती है जो आपको कभी कभार करनी पड़े, जैसे कि आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ गई, उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, प्लांट खरीदना पड़ गया, फर्नीचर खरीदना पड़ गया, ठीक है, इस टाइप की जो पेमेंट है, जैसे, और या फिर आपको कोई आपकी बिल्डिंग में आग लगी, उसके लिए आपको कोई खर्चा करना पड़ गया, वो कैपिटल नेचर की पेमेंट होगी। रिवेन्यू नेचर की पेमेंट जो डेली बेसिस पे होती है, जैसे इंटरेस्ट पेड करना, जैसे कि गुड्स आप खरीद करके लाया उधार में, तो उस गुड्स की पेमेंट करना रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। डेली बेसिस पे ये एक्सपेंडिचर होते रहते हैं। जैसे सैलरी पेड करना रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, इंटरेस्ट पेड करना ये रिवेन्यू नेचर के खर्चे, रेंट पेड करना रिवेन्यू नेचर का खर्चा है। क्लियर है? समझिए इस चीज को, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको जो दूसरी चीज इसमें रिसिप्ट में ध्यान रखनी है, एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी रिसिप्ट हो, कोई भी रिसिप्ट, आपके पास कोई भी रिसिप्ट हो, वो रिसिप्ट आपके पास्ट की हो, वो रिसिप्ट आपके प्रेजेंट की हो, वो रिसिप्ट आपके फ्यूचर के लिए हो। जैसे कि मान लीजिए आप जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं आप 31 मार्च 2020 के लिए, तो जो 19-20 का ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर, वो आपका करंट ईयर हो गया, मानते इस चीज को। तो 2019-20 की तो जो भी रिसिप्ट होगी वो तो प्रेजेंट की रिसिप्ट होगी। अगर आपको कोई रिसिप्ट मिली है 2018-19 पिछले साल की, तो वो आपकी पास्ट की रिसिप्ट होगी। और कोई रिसिप्ट आपको एडवांस में मिल गई, मतलब आने वाले साल के लिए रिसिप्ट मिल गई, जैसे आपको किसी ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में पेड कर दिया, या आपको कोई सैलरी एडवांस में मिल गई, आने वाले टाइम की मिल गई एडवांस, मान लो 2021 के एडवांस में मिल गई, तो रिसिप्ट किसी भी नेचर की हो, पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, आप रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है ये वाली चीज? अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट का भी सीधा रूल यही है कि भाई पेमेंट आपकी किसी भी टाइम की पेमेंट हो, पास्ट की हो के प्रेजेंट की हो के पेमेंट आपकी फ्यूचर की हो, आपने उस पेमेंट को क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। कर लेंगे इस चीज को, समझ में आ गई होगी आपको, कोई इशू नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप इन दो चीजों को माइंड में रख लेंगे, ठीक है। रिसिप्ट में कैपिटल रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई भी रिसिप्ट तो सब रिकॉर्ड की जाएगी। पेमेंट में भी आपको ये चीजें रिकॉर्ड करनी है। समझ गए? क्लियर है ना? समझ आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर नोट जरूर बना ले, इस चीज का बहुत वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल नेचर रखता है। नॉमिनल नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर मतलब कि डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में सारी इनकम, ये आपका नॉमिनल नेचर बोलता है, ठीक है। नॉमिनल नेचर का जो भी अकाउंट होता है उसमें मेनली किससे डीलिंग होती है, एक्सपेंडिचर या फिर इनकम। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत वैल्यूएबल चीज जो आपको समझने की जरूरत है, इनकम एक्सपेंडिचर हमेशा फॉर द ईयर एंडिंग बनते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे
31 मार्च 2020। अगर मैंने ये लाइन लिख दी है 31 मार्च 2020, तो एक चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ 2019 से 2020 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की ही चीज रिकॉर्ड होगी। कोई भी चीज पास्ट की, मतलब अगर आपको कोई 2018 की चीज मिली है जैसे कि हमने इसमें तो रिकॉर्ड कर दी थी, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और कोई भी चीज आपको अगर अपने फ्यूचर की मिल गई है एडवांस में, वो भी आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने 11th में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट बहुत अच्छे से किया था, तो वहां पे सैलरी का पॉइंट आता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसमें आपने क्या होगा, सैलरी आता था, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती थी, तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर लिया करते, प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर लिया करते। क्यों कर लिया करते? क्योंकि वो सैलरी भलाई पेड नहीं की, लेकिन इस साल पेड करनी थी, तो इस साल का खर्चा था तो हम पेड कर लिया करते। लेकिन अगर कोई सैलरी आपने एडवांस में पेड कर दी, प्रीपेड सैलरी होती थी, तो वो आपको माइनस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो इस साल की नहीं होती थी, वो अगले साल के लिए होती थी। समझ गया? तो इस पे बहुत ध्यान रखना। फॉरवर्ड आगे की वीडियो में जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको इस चीज का याद रखना है कि मैंने वर्ड क्या यूज किया, फॉर। और फॉरवर्ड यूज होते हैं, इट्स मीन कि हमें क्या करना है, वो अगले साल के लिए है, सॉरी इस साल की चीज रिकॉर्ड होनी है, अगले साल की या पहले के सालों की कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो इसमें एक्सपेंडिचर, एक चीज को आपको जो स्पष्ट रूप से याद रखना है कि सिर्फ रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर होंगे ना, वही रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर आपको रिकॉर्ड नहीं करना। इनकम साइड में भी सिर्फ रिवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट होगी, रिवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट होगी वही आपको रिकॉर्ड करनी है, अदर रिकॉर्ड नहीं करनी है। क्या होता है रिवेन्यू और कैपिटल, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। और जब एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप रिसिप्ट ले रहे हैं तो रिसिप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ईयर की होनी चाहिए। अगर आप रिसिप्ट ले रहे हैं तो रिसिप्ट ओनली एंड ओनली प्रेजेंट ईयर की होनी चाहिए। और सॉरी, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ किस ईयर का होना चाहिए, प्रेजेंट ईयर का। और अगर आप रिसिप्ट या इनकम भी ले रहे हैं तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ किस ईयर का होना चाहिए, प्रेजेंट ईयर का होना चाहिए। इसमें पास्ट के और फ्यूचर की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है ये वाली चीज, कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एज एट का मीन होता है कि अब तक। बैलेंस शीट में हमेशा फाइनल अमाउंट आते हैं, अब तक इतनी फाइनल अमाउंट है, ठीक है। जैसे कि एसेट लिखते हैं तो एसेट मतलब अब तक इतनी एसेट है, भले वो एसेट हमारी कोई पास्ट की है या फिर हमारे आने वाले टाइम के, मतलब इतनी एसेट है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी पॉइंट से आप काफी हद तक जो है रूबरू होंगे, आप समझते होंगे इस चीज को, ठीक है। तो और हम इस चैप्टर में आगे सीखेंगे भी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मेनली मैं कुछ चीजें आपको नोट डाउन करा देता हूँ एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो लायबिलिटी साइड है इसमें आप कुछ पॉइंट जरूर याद कर लेना कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास में जैसे कोई भी फंड होगा ना, कोई भी फंड, कोई भी स्पेसिफिक फंड होगा, वो हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। लाइफ मेंबरशिप होगी वो हमारी लायबिलिटी साइड में आएगी, ठीक है। लेगेसी है, वसीयत है, आगे क्या होती है मैं अभी आपको बता देता हूं, तो वो आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी। मतलब ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। और एसेट साइड में आपके पास में क्या आएगा, एसेट साइड में कोई भी कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होगा ना, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हमेशा किस तरफ आता है, एसेट साइड में आता है। और कोई भी कैपिटल नेचर की जब भी रिसिप्ट होती है ना, कैपिटल नेचर की कोई भी रिसिप्ट हो, वो रिसिप्ट किस में आएगी, लायबिलिटी में। ये जितनी भी मैंने आपको रिसिप्ट बताई ना, ये जो तीनों रिसिप्ट मैंने आपको बताई, ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंडिचर हो, जैसे कि एक्सपेंडिचर के रूप में आपने कोई भी एसेट वगैरह परचेज करी है आप तो आपके लिए क्या है, एक कैपिटल नेचर का खर्चा है। इस चीज से आप अवेयर है बिल्कुल, ठीक है। कर लेंगे आप इस चीज को। चलिए, ये मैंने कुछ अकाउंट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दिया है।
जरूर याद रखना, आगे की वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपकी बहुत मदद होगी। अभी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है एनपीओ के अंदर जो यूज होती है, इनको बड़े ध्यान से सीख लेना। ये टर्म आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी 11th क्लास में अपनी, या फिर जो जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी अभी तक नहीं पढ़ी होगी। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी टर्म्स नहीं आती हैं, तो मैं कुछ टर्म्स आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है चंदा। चंदा मतलब कि एक ऐसी इनकम जो डेली नेचर की इनकम होती है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के लिए। जैसे कि देखिए, जो ओल्ड एज होम पेंशन है, जहाँ पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है, मान लीजिए, वहां पे मेनली जो इनकम का स्रोत होगा ना, वो सब्सक्रिप्शन होगा, चंदा होगा, रिवेन्यू नेचर की इनकम होगी। तो ये सब्सक्रिप्शन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। और किस तरफ रिकॉर्ड होगा? ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और दूसरी एंट्री इसकी जो होगी वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये देखो रिवेन्यू नेचर की इनकम है ना, तो रिवेन्यू नेचर की इनकम है तो किस तरफ रिकॉर्ड होगी? इस तरफ रिकॉर्ड होगी। किस तरफ? इनकम साइड। क्लियर है ये वाली चीज? क्योंकि रिवेन्यू नेचर की इनकम है। लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप कभी कभार मिलने वाला रुपया, मतलब जैसे कि मैं मेंबर बनता हूँ किसी संस्था का, तो एक ही बार रुपया दूंगा ना, बार बार तो रुपया नहीं दूंगा, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप जो है हमारी, लाइफ मेंबरशिप का रूल क्या है कि लाइफ मेंबरशिप आपकी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी। एक बार तो आपको रिसिप्ट साइड में दिखाई देगी और दूसरी तरफ ये जो है लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी। लाइबिलिटी मतलब कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, याद रहेगा आपको। बात करते हैं डोनेशन की। जो डोनेशन है आपका, डोनेशन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि खाली डोनेशन है या जनरल डोनेशन लिखा हुआ है, तो वो डोनेशन एक बार तो आप इसे डाल देंगे रिसिप्ट साइड में और दूसरा आप उसे डाल देंगे अपने इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। क्लियर है ये वाली चीज? समझ गए? बात आती है लेगेसी। लेगेसी होती है वसीयत। कोई व्यक्ति अपनी वसीयत को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाए। जैसे मान लो मेरे पिता जो है अपना कोई जमीन का हिस्सा किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान के रूप में दे दे, तो वो जो है एक तो आपको रिसिप्ट साइड में दिखाई देगी और दूसरी चीज आपको किस तरफ दिखाई देगी? लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगी, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट भी कभी कभार होने वाली है, डेली डेली थोड़ी ना लोग दान में चीजें वसीयत दे के जाते हैं। होनरियम होती है आपकी सैलरी। होनरियम दूसरा मीनिंग है सैलरी। तो सैलरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही। एक तो ये पेमेंट साइड में आपको दिखाई देती होगी और दूसरी तरफ आपको कहाँ दिखाई देती होगी? ये इनकम एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में जो है ये पेमेंट के रूप में दिखाई दे रही होगी। बात करते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस के लिए एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखना कि एंट्रेंस और एडमिशन फीस एक बार तो आपको रिसिप्ट में दिखाई देगी। कुछ लोगों का मानना है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ये जस्ट लाइक जो है हमारी लाइफ मेंबरशिप है इसके जैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दिन रात का फर्क है। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस अगर आपको कभी दिखाई दे तो आपको ये उठा के किस तरफ डालनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में डालनी है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे ये लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मान लो, तो एंट्रेंस फीस को, जैसे हमने देखिए लाइफ मेंबरशिप को लाइबिलिटी में डाला था ना, तो ऐसे ही एंट्रेंस फीस को भी लाइबिलिटी में ही डालेंगे। समझ में आ गई होगी ये वाली चीज? कोई प्रॉब्लम में इसके रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड किस तरह के फंड होते हैं? जैसे देखिए इससे ना स्पेसिफिक फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है मतलब किसी स्पेशल पर्पज के लिए कोई फंड दे दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको बिल्डिंग फंड दे दिया, ठीक है, या फिर कोई आपको टूर्नामेंट फंड दे दिया, तो ये जो फंड है किसी उसी पर्टिकुलर पर्पज पे खर्च होंगे, अदर जगह खर्च नहीं होंगे। तो ये फंड आपको एक बार तो रिसिप्ट साइड में डाल देने हैं और एक बार ये फंड आपको क्या करने हैं? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में डालने हैं। हमेशा याद रखना, स्पेशल पर्पज के लिए कोई डोनेशन मिला हो या स्पेशल पर्पज के लिए कोई फंड हो, तो एक बार रिसिप्ट साइड में आपको मिलेगा और दूसरा आपको लाइबिलिटी में डालना है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालना है।
ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन मैंने अभी बताई थी आपको रिसिप्ट साइड में, और स्पेशल पर्पज के लिए ये डोनेशन, जैसे मैंने डोनेशन दिया है कि भाई ये बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करना, तो वो डोनेशन हमारी लाइबिलिटी बन गई, हमें वही खर्च करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा स्पेशल फंड। क्लियर है ये वाली चीज। बात आती है ग्रांट। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट से मिलने वाली इनकम। नॉर्मली ये इनकम हमें मिलती रहती है, रिवेन्यू नेचर की हम इसे ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार रिसिप्ट साइड में हो गया, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर में हम इसे अपना इनकम साइड में दिखा दें। तो आज के लिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था, आप इसको ध्यान से देखिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है, फोन नंबर मेरे यहाँ मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इन चीजों पे जरूर फोकस आप करेंगे, ठीक है।